बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो कुछ ना समझते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपके यहाँ मेरा इजाफा होगा तो मेरे यहाँ जोरा जोरी का इजाफा हो जाएगा। बेशक बेशक, वो ये कहता हुआ मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जोरा जोरी ने अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोल कर पूछा, डैडी कहाँ हैं? वो हमें शादी की रिहर्सल के लिए छोड़ गए हैं। वो जल्दी तो नहीं आएंगे? तुम कहो तो उन्हें आने के काबिल ही ना छोड़ूं। क्या बकते हो, इधर आओ, मुस्कुरा कर बुलाओ। वो जबरन मुस्कुराते हुए बोली, आओ मेरी जान के दुश्मन। वो ख्वाबगाह में आ गया। वो बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठो। वो शर्माने लगा। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उसने शर्माते हुए पूछा, बिस्तर पर क्यों बुला रही हो? ओह गॉड, तुम आज से पहले ऐसे ना थे। मैं महसूस कर रही हूं तुम्हारा अंदाज कुछ बदल गया है। झील से डूब कर निकलने के बाद मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। कोकाफ के दामन में एक ऐसी झील है जिसमें अगर औरत डूबे तो मर्द बनकर उभरती है। मैं इस झील से उभरकर कुछ ज्यादा ही जवान मर्द बन गया हूं। क्या तुम मुझे बोलने का मौका दोगे? मैंने यहाँ तुम्हें मुंह देखने के लिए नहीं बुलाया है। क्या बत्ती बुझा दोगी? मुंह ना देखने का ये मतलब नहीं होता। मैं चाहती हूँ हमारे दरमियान समझौता हो जाए। तुम मेरी बात मान लो, शादी ना करो तो डैडी जिद नहीं करेंगे। मैंने शादी करने के लिए ही तो झील में छलांग लगाई है। वो घोंसा दिखाकर बोली, मैं अपनी टेलीपैथी की सलाहियत के साथ आज़ादाना जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। शौहर और बच्चे दर्द सर होते हैं। मैं अपने सर में यह दर्द कभी पैदा नहीं करूँगी। काश तुम्हारी माँ ने भी यही सोचा होता। मजाक ना उड़ाओ, मेरी बात को समझो। मैं डैडी की इज्जत करती हूँ, इसलिए उनका रोब बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर मैं शादी नहीं करूँगी। ये बगावत करने के लिए मुझे माँ बाप को छोड़ कर जाना होगा। अगर तुम इनकार कर दो तो बेटी अपने वालिदैन से अलग नहीं होगी। वालिदैन एक से ना सही दूसरे से शादी कराते हैं, मगर बेटी की शादी ज़रूर कराते हैं। मेरे इनकार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम शादी कर लो या बगावत कर लो, तुम्हारे पास टेलीपैथी का ज़बरदस्त हथियार है। माँ बाप का लिहाज क्यों करती हो? लड़कियाँ घर से भागने के बाद माफ़ियाँ मांगती हैं तो वालिदैन अपनी इज्जत की खातिर माफ़ कर देते हैं। माँ बाप बेटियों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। तुम भी यही करो, मुझे ताने ना दो। वो उठकर बोला, मैं जा रहा हूँ। आज एक रात यहाँ रहूँगा। अगर तुमने मिकी मैथ्यू से शादी का फैसला ना किया तो मैं तुम्हें बाजारी लड़की समझकर सुलूक करूँगा, क्योंकि औरत अपनी मर्जी के मुताबिक मर्द बदलते रहने के लिए आज़ादाना ज़िंदगी गुजारती है। वो वहाँ से चला आया। मैंने सुबह से बताया था कि जूडी नॉर्मन अपनी महबूबा क्राइना फिशर के साथ कहाँ रहता है। पारस ने कहा था कि वो 4 बजे तक वहाँ जाएगा। मैंने 4 बजे उससे राबता किया, फिर बताया क्राइना पिकाडिली मार्केट में है, वहाँ पहुँचो, मैं गाइड कर रहा हूँ। वो टैक्सी में बैठकर पिकाडिली पहुँचा। मैंने उसे 44 आइवरी एंड व्हीलर की बहुत बड़ी दुकान में पहुँचा दिया। क्राइना वहाँ अपने लिए लिबास पसंद कर रही थी। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक अपना पर्स एक जगह बेख्याली में छोड़ दिया। आगे बढ़कर दूसरी जगह कपड़े पसंद करने लगी। मैं चाहता था पारस वो पर्स लेकर उसे वापस करे। वो उसे उठाने के लिए गया। उससे पहले ही शिल्पा ने आकर उसे उठा लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो मुस्कुराकर बोली, हेलो, तुम कहाँ हो? क्या कर रहे थे? पारस ने जवाबन मुस्कुराकर कहा, वही जो तुम कर रही हो। ये पर्स उस हसीना का है जो आईने के सामने एक रेडीमेड लिबास उठाए देख रही है। शिल्पा ने कहा, मैं जानती हूँ और उसे वापस करने जा रही हूँ। वो उधर जाने लगी। मैंने कहा, बेटे ये शिल्पा है। इसने मिकी को आज रात के खाने पर अपने होटल में बुलाया है और तुम मिकी हो। उसे मालूम था कि मिकी और शिल्पा के दरमियान किस किस्म की गुफ्तगू हो चुकी है। वो शिल्पा के करीब आया। क्राइना पर्स लेकर शिल्पा का शुक्रिया अदा कर रही थी और वो कह रही थी, शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले अपना पर्स चेक करो, सारा सामान और रकम वगैरह महफूज है या नहीं। तुमने इतनी ईमानदारी से पर्स वापस किया है, क्या मैं शुबा करूंगी? शुबे की बात नहीं है। ये पर्स एक जगह रखा हुआ था, शायद किसी लफंगे ने खाली कर दिया हो। वो जल्दी से पर्स खोलकर चेक करने लगी। शिल्पा ने पारस से कहा, हमारी मुलाकात अच्छे वक्त पर हुई। तुम्हारी कोई मसरूफियत ना हो तो हम यहाँ से होटल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। तुम बहुत ईमानदार हो। इस पर्स में हज़ारों पाउंड्स हैं और तुमने उसे वापस कर दिया। क्राइना ने मुतमईन होकर पर्स बंद करते हुए कहा, आज के दौर में किसी ईमानदार से मुलाकात नहीं होती। तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी? शिल्पा ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर खुशी होगी, मगर मैं अपने इस दोस्त मिकी को वक्त दे चुकी हूँ। फिर कभी तुमसे मिलूंगी। वो पारस के बाजू में बाजू डालकर बाहर आ गई। उन्होंने 2 घोड़ों की एक विक्टोरिया गाड़ी को रोका, फिर उसमें बैठकर जाने लगे। शिल्पा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कुछ ज्यादा गहरे नहीं हो? पारस ने पूछा,
तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? यही कि तुम उस हसीना को फांसने के लिए उसका पर्स उठा रहे थे। मैं तुम्हें अपने हालात बता चुका हूँ। एक हसीना मुझे ठुकरा रही है, ऐसे में मैं किसी दूसरी को फांसने की हमाकत नहीं करूंगा। दरअसल तुम्हारे मशवरों ने मुझ में हौसला पैदा किया है। इससे पहले कि वो मंगनी तोड़ने का ऐलान करे, मैं किसी दूसरी लड़की से शादी का ऐलान करूंगा। लेकिन क्यों रुक गए? लेकिन के बाद कुछ बोलो। इसके बाद ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, सोच समझ कर फैसला करो। मैंने सोच लिया है, समझ लिया है। तुम पहली ही मुलाकात में मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। प्लीज़ हाँ कह दो। वो हंसते हुए बोली, हाँ, तुमने भी मुझे पहली ही नज़र में जीत लिया है। वो दोनों हंसते बोलते और तफरीह में वक्त गुजारते रहे। फिर खाने के वक्त वो अपने होटल में आई। उसने खाने का ऑर्डर दिया, फिर उसके साथ अपने कमरे में आ गई। वहाँ उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करती रही। मुलाजिम कमरे में आया, फिर खाने का तमाम सामान रख कर चला गया। वो खाने लगी। पारस किसी हद तक खाने के बाद अपना सर पकड़कर परेशान होकर बोला, मेरी तबीयत घबरा रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, पता नहीं ये खाना ठीक है या नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, खाना तो बहुत लजीज है, ये अभी मेरी तुम्हारी सोच बदल देगा। वो निढाल सा होकर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठा और बोला, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम मुस्कुरा रही हो। मैंने तुम्हें एक दवा के जरिए कमज़ोर बनाया है। मैथ्यू, जो तुम चेहरा देख रहे हो ये असली नहीं है। असली चेहरे को तुम पहचानते हो। मैं शिल्पा हूँ, हम एक ही ट्रेनिंग सेंटर में रहते थे। पारस ने ताज्जुब का इजहार किया, तुम शिल्पा हो, लेकिन मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे दुनिया के हर मर्द से दुश्मनी है। मैं तुम सबको गुलाम बनाऊंगी। मैंने दुकान में जिस हसीना का पर्स वापस किया था, उसके महबूब का नाम जूडी नॉर्मन है। वो भी टेलीपैथी जानता है। मैं उसकी महबूबा के दिमाग में रहकर उसे भी आसाबी कमजोरी की दवा खिलाऊंगी। उस पर भी तनवीमी अमल करके उसे अपना ताबेदार बनाऊंगी। तुम कौन सा कमाल करोगी? औरत तो हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के बगैर ही मर्द को ताबेदार बना लेती है। इतनी कमजोरी में भी चहक रहे हो? वो करीब आई, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, आओ मैं सहारा देकर तुम्हें बिस्तर पर पहुंचा दूं। वो हाथ थाम कर उठते हुए बोला, क्या तुम मुझे बिस्तर पर ले जाओगी? ये कितनी शर्म की बात है। वो हाथ मिलाकर अपनी अंगूठी के जरिए शिल्पा के जिस्म में दवा इंजेक्ट करना चाहता था। उससे पहले ही अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। 3 अफराद अंदर आए। एक ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार शोर ना मचाना, वरना तुम दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। पारस ने कहा, अरे मैं तो पहले ही ठंडा हो चुका हूँ। देख लो शिल्पा, अगर तुमने मुझे ये खाना खिलाकर कमज़ोर ना बनाया होता तो मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए लड़ पड़ता। अब तुम्हारा क्या बनेगा? वो परेशान हो गई। उसने रिवॉल्वर वाले से कहा, तुम लोग कौन हो? अगर लूटने के ख्याल से आए हो तो यहाँ से जो चाहो उठाकर ले जाओ। अचानक उसे ख्याल आया कि वो दहशत ज़दा होकर ख्याल ख्वानी का हथियार इस्तेमाल करना भूल गई है। रिवॉल्वर वाले ने कहा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखो, वरना हम तुम्हें जख्मी करेंगे। शिल्पा ने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई, फिर रिवॉल्वर वाले के दिमाग में पहुंचते पहुंचते वापस आ गई। उसने सांस रोक ली थी। उसी वक्त पारस ने जोजो को महसूस किया, फिर पूछा, अच्छा तो ये रिवॉल्वर वाले तुम्हारे आदमी हैं? हाँ, तुम भी दूसरे लहजे में बोल रहे थे। मैं एक टेलीपैथी जानने वाले मिकी मैथ्यू के रूप में यहाँ आया हूँ। यानी तुम शिल्पा को फांसने आए हो? मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। संजीदगी से बात करो, तुम खामखा असाबी कमजोरी जाहिर कर रहे हो। मुझे बताओ किस तरह शिल्पा को ट्रैप करना चाहते थे। ये मेरा मामला है, अपने आदमियों को वापस जाने के लिए कह दो। नहीं पारस, मुझे मास्क मैन के मुल्क में कामयाबियों के झंडे गाड़ने हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने अल्फा को तुम्हारे हवाले किया। इसके बाद कामयाबी का जो भी झंडा होगा उसे हम दोनों मिलकर गाड़ेंगे। तुम मेरे पास चली आओ। मैं कह चुकी हूँ, जब तक पिछली जिंदगी याद नहीं आएगी मैं कशमकश में रहूंगी। जब तक ये साबित नहीं होगा कि मेरा ताल्लुक किससे है, मास्क मैन के मुल्क से या तुम लोगों से, उस वक्त तक मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। जब भरोसा हो जाए तो शिल्पा को ले जाना। अभी यहाँ से जाओ। पारस, तुम्हारी शामत आ गई है। मेरे एक इशारे पर गोली चल जाएगी। मैं इतनी आसानी से हासिल होने वाली शिल्पा को नहीं छोड़ूंगी। वो तीनों रिवॉल्वर लिए खड़े थे। कमरा छोटा था, इसलिए वो एक दूसरे के करीब थे। पारस ने अचानक ही झुककर सेंटर टेबल को उठा लिया। उन्होंने फुर्ती से फायरिंग की। गोलियां कुछ मेज पर लगीं, कुछ इधर उधर हो गईं, फिर वो मेज उन पर आ गई। तीनों से संभालते हुए नीचे गिरे। फिर जितनी देर में संभल कर उठते उतनी देर में एक का रिवॉल्वर पारस के हाथ में आ गया। उसने 2 फायर किए। 2 रिवॉल्वर वाले जख्मी हो गए। अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहे। पारस ने उनके रिवॉल्वर भी ले लिए। शिल्पा अपने बचाव के लिए पलंग के नीचे घुस गई थी। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। पारस ने रिसीवर उठाया। होटल का मैनेजर पूछ रहा था, इस कमरे में फायरिंग हो रही है। पूरे होटल में भगदड़ मच गई है। पुलिस वाले आना ही चाहते हैं।
जल्दी बताओ, कमरे में क्या हो रहा है? मैं जल्दी बता रहा हूँ, इधर जल्दी ना आना वरना गोली लग जाएगी। मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। उसने रिसीवर रखकर शिल्पा से पूछा, क्या नीचे ही सो गई हो? वो रेंगती हुई बाहर आई, फिर उन तीनों को देखकर बोली, इन बदमाशों को गोली मार दो। गोली जाया करने की क्या जरूरत है? आंख मारो, ये मर जाएंगे। ओ मिकी, तुम कितने दलेर हो, मैं तुम पर सब कुछ लुटा दूंगी। वो दोनों बाहें फैलाकर पारस की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त जोजो ने अपने आलायकार की जुबान से कहा, खबरदार मेरे शौहर के करीब ना जाना। शिल्पा ने उस आलायकार को हैरानी से देखकर पूछा, शौहर? हाँ, ये मेरे सरताज हैं। मुझे फख्र है कि मैं ऐसे बाकमाल नौजवान की शरीके हयात हूँ। शिल्पा ने कहा, ओ अब समझी, तुम जोरा जोरी हो। अब तक इस बेचारे को ठुकराती रही, शादी से इनकार करती रही, और अब झूठे फख्र से इसे शौहर कह रही हो। तुम किस जोरा जोरी की बात कर रही हो? मैं कोई और हूँ, और ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये पारस है, फरहाद अली तैमूर का बेटा। शिल्पा आंखें फाड़ फाड़ कर पारस को देखने लगी। क्या तुम पारस हो? उसने कहा, जब मेरी बीवी कह रही है तो सच ही होना चाहिए। क्या ये ख्याल ख्वानी के जरिए जो बोल रही है? हाँ, अफसोस मेरी घरवाली के सामने तुम अपना सब कुछ नहीं लुटा सकोगी। ये झूठ है, ये जो नहीं हो सकती। ये तो दुश्मन बनकर आई है। इसके आदमियों ने तुम पर गोली चलाई है। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते ही रहते हैं। बीवी अपने मेके से रिवॉल्वर वालों को बुला कर ले आए तो बुरा नहीं मनाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा मिकी, तुम पारस नहीं हो। वो बोला, हम तन्हाई में बातें करेंगे। वो खुश होकर बोली, हाँ ठीक है, इन बदमाशों को यहाँ से भगाओ। बाहर पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं। पारस ने तीनों रिवॉल्वर खाली किए, फिर उन तीनों को खाली रिवॉल्वर देते हुए शिल्पा से कहा, इन्हें ख्याल ख्वानी के जरिए दौड़ाकर होटल के काउंटर पर पहुंचाओ और इनसे इकबाल जुर्म कराओ। पुलिस अफसर से कहना तुम अपना बयान बाद में दोगी। शिल्पा उसकी हिदायत पर अमल करने लगी। वो तीनों कमरे से निकलकर काउंटर की तरफ भागने लगे। जोजो ने पारस के पास आकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। माफ़ी क्या चीज़ है? तुम बहुत अच्छे हो। यकीन करो, मैं अपने आदमियों को वापस बुलाना चाहती थी, मगर तुमने अचानक उन पर हमला कर दिया। अगर ज़रा इंतज़ार कर लेते तो तुम मुझे गोलियों से ज़ख्मी कराती, फिर मेरे कमज़ोर दिमाग पर तनवीमी अमल करती। तुम गलत समझ रहे हो, अपने मतलब की बात करो। तुम नाराज़ हो, बात क्या करूं? तो ना करो, जाओ यहाँ से। मैं रोती रहूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? यह कहते ही वो रोने लगी। वो परेशान होने लगा। दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। जब तक वो बाबा साहब के इदारे में रही, कोई उसे कभी रोने नहीं देता था। उसकी हर जिद पूरी की जाती थी और वो अक्सर अपनी जिद पारस से मनवा लेती थी। वो उसकी आंख में आंसू आने से पहले उसकी बात मान लिया करता था। आज उसने सख्त लहजे में कहा, चुप हो जाओ, मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ। वो रोते रोते बोली, क्या पहले भी तुम मगरमच्छ के आंसू कहते थे? क्या तुम अपनी जोजो को रोते हुए देख सकते थे? मुझे परेशान ना करो वरना मैं सांस रोक लूंगा। रोक लो, मैं अपनी जगह अकेली बैठकर रोती रहूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी कामयाबी के वक्त दुश्मन बन जाती हो, नाकामी हो तो मेरे पास आकर रोती हो। मैं दुश्मन बनने से पहले मर जाऊंगी। बड़े खुद को 30 मार खान समझते हो। मेरे आदमियों पर हमला करने से पहले देख तो लेते कि मैं क्या करने वाली थी। अगर मैं बहुत मक्कार हूं तब भी मेरी मक्कारी का तकाजा यही होगा कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊं, क्योंकि तुमसे मुझे फ़ायदा पहुंचता रहेगा। जब मैं तुमसे लड़ झगड़ कर और आंसू बहा कर बात मनवा सकती हूँ तो तुम पर गोली चलाने की दुश्मनी क्यों करूंगी? वो रोती जा रही थी और ठोस दलाइल के साथ बोलती जा रही थी। पारस ने सांस रोक ली और वो दिमाग से निकल गई। शिल्पा ने कहा, वो तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बयान दे रहे हैं कि हमें रिवॉल्वर दिखाकर लूटने आए थे। मैं उनके मुतल्लिक बाद में बताऊंगी, पहले अपनी बातें करो। क्या तुम वाकई पारस हो? मैं XYZ कोई भी हो सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, हाँ तुम कोई भी हो, मुझे अपने मिशन के लिए तुम्हारे ही जैसे दलेर मर्द की ज़रूरत है। पारस ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिराते हुए कहा, दूर रहकर बातें करो। उसी वक्त मैंने आकर अपने बेटे को मुखातिब किया। उसने कहा, मैं शिल्पा को कमज़ोर बना रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर शिल्पा के बाजू पर हाथ रखा। वो समझी कि वो उसे मनाने आया है, मगर दूसरे ही लम्हे में उसे कमज़ोरी का एहसास हुआ। बाजू में हल्की सी चुभन हुई थी। उसके बाद दिल घबराने लगा था। मैंने कहा, हेलो शिल्पा। उसने दोनों हाथों में सर को थाम लिया। घबरा कर बोली, नहीं, मेरे अंदर कोई नहीं आ सकता। आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही कह सकता हूँ कि आखिर गिरे ज़मीन पर ऊंची उड़ान वाले। पारस ने होटल मैनेजर को फ़ोन करके कहा, मेरी साथी आसाबी मरीज़ है, फायरिंग के बायस इस पर बुरा असर पड़ा है। किसी पुलिस अफसर से कह दें कि यहाँ आकर बयान ले और मुलाजिम से कमरा साफ करवा दें। उसने रिसीवर रखकर मुझसे कहा, जोजो ने परेशान किया है, यहाँ से रोती हुई गई है। आप ज़रा देखें वो सचमुच रो रही है या मुझसे मक्कारी कर रही है।
मैंने जोजो के नए लहजे को याद किया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वो रो रही थी। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया था, लेकिन सांस नहीं रोकी। उसकी सोच कह रही थी, कोई आता है तो आ जाए, दुश्मन मेरे दिमाग में जलजले पैदा कर देगा, मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगी। उसने क्यों मुझे रुलाया? उसने क्यों मुझे रुलाया? वो फर्श पर बैठी पांव घिसा कर रो रही थी। मैं हैरान हो रहा था, क्योंकि रोने और जिद करने का वो ही पुराना अंदाज उस पर गालिब आ गया था। हैरानी इसलिए थी कि दिमागी ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल तब्दील हो गई थी। बचगानेपन की जगह संजीदगी और जहानत पैदा हो गई थी। और पिछली उसे कोई बात याद नहीं थी, मगर पारस की बेरुखी ने उसे रुला दिया था। कुदरत ने औरत को एक मुहिम्मा बनाया है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सर्जरों ने उसके दिमाग को इंतहाई महारत से तब्दील किया था। वो भी शायद ये मुहिम्मा हल नहीं कर सकते थे कि दिमाग के तारीक तरीन गोशे में छुपे हुए महबूब की बेरुखी ने उसे कैसे रुला दिया है। मैंने मोहब्बत से पचकारते हुए पूछा, मेरी बेटी क्यों रो रही है? वो जवाब में पाँव घिसने लगी। मैंने पूछा, पारस ने रुलाया है? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाने लगी। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो रोते हुए बोली, मैं जो चाहती हूँ उसी से बोलूँगी। तुम कौन हो पूछने वाले? बड़ा पारस बनता है, मैं उसको मार दूंगी। अच्छा, मैं उसे बताकर आता हूँ कि तुम रो रही हो। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, मैं कुदरत का ना समझ में आने वाला तमाशा देख कर आया हूँ। दुनिया के तजर्बाकार डॉक्टरों ने दिमागी ऑपरेशन के जरिए जोजो को बेहद ज़हीन लड़की बनाया है, लेकिन वो पारस की बेरुखी पर नन्ही सी बच्ची की तरह रो रही है। सोनिया ने पूछा, पारस को क्या हो गया है? वो उसे कभी नहीं रुलाता था। जोजो बड़ा मुतालबा कर रही है जिसे वो पूरा नहीं करना चाहता। जोजो के सामने किसी भी मुतालबे की कोई अहमियत नहीं है। वो हमारी जान है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है। उसकी बचगाना आदत जहन की तारीकी से उभर आई है और ये बात हमारे हक में है। पारस से कहो उसे अब ना रुलाए। मैंने पारस के पास आकर कहा, नालायक, वो अभी तक रो रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम ही से चुप होगी। पापा, वो शल्पा का मुतालबा कर रही है। कोई बात नहीं, उसकी बात मान लो। आप ये क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी मामा भी कह रही हैं। ताज्जुब है, उसकी बचगाना जिद पूरी करने के लिए हम मास्क मैन के हाथ मजबूत करें? हमसे ऐसी हमाकत नहीं होगी। शल्पा को उसकी मामूला बनने दो। हम जोजो का लहजा इख्तियार करके शल्पा के दिमाग में पहुंचा करेंगे। मैं जोजो को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। मैं उसके पास आया। वो अभी तक रो रही थी। ये उसकी आदत थी। हम जानते थे कि उसे पारस ही चुप कराता है। मैंने कहा, बेटे, मैंने पारस को खूब डांटा है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी बात मान लेगा। उसने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज की, मगर रोती हुई दिमाग में पहुंची। वो अपने सर को पकड़कर बोला, तुम्हारे ये आंसू कोड वर्ड्स हैं। मैंने पहचान लिया है कि तुम आई हो। तुम्हें यह कैसे याद आया कि तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी बन जाते हैं? तुम्हें माजी याद है, मगर तुम फ्रॉड कर रही हो। मुझे फ्रॉड कहोगे तो मैं चली जाऊंगी, फिर जमीन पर बैठकर रोने लगूंगी। ज्यादा धमकियां ना दो, मतलब की बात करो। मैं मतलबी नहीं हूं। अच्छा, काम की बात करो। तुम बहुत अच्छे हो। शल्पा के दिमाग को कमजोर कर दो। कर दिया है। सच कह रहे हो? उसके पास जाकर देख लो। मैं जाऊंगी, उस पर तनवीमी अमल करूंगी तो तुम बदमाशी नहीं करोगे ना? ये बदमाशी क्या होती है? कुछ नहीं, मैं जा रही हूं। उस वक्त तक होटल का मैनेजर और पुलिस वाले आ गए थे। शल्पा से सवालात कर रहे थे। पारस ने कहा, थोड़ी देर बाद तनवीमी अमल करना, अभी पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल होने दो। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज वो तीसरी ख्याल ख्वानी करने वाली को अपने काबू में करने वाली थी। पहला जे मॉर्गन था, दूसरी अल्पा थी और अब तीसरी शल्पा हाथ आ रही थी। वो आराम से सोफे पर बैठकर शल्पा के दिमाग पर तनवीनी अमल करना चाहती थी। फर्श पर से उठते वक्त वो चौंक गई। उसे इतनी देर बाद याद आया कि वो फर्श पर बैठी हुई थी, मगर क्यों बैठी हुई थी? कब आकर बैठी थी? तब थोड़ी देर पहले बेखुदी में रोने वाली हरकत याद आने लगीं। वो हैरानी से सोचने लगी, मुझे क्या हो गया था? मैं अपने आप से इतनी बेखबर थी कि रो रही थी और मुझे अपने आंसुओं का पता ना चला। वो सोच रही थी। उसे अब एक एक बात याद आ रही थी कि वो जिद्दी बच्ची की तरह रो रो कर अपनी बात मनवा रही थी। और शदीद हैरानी की बात यह थी कि पारस ने उसके आंसू पोंछने के लिए वो बात मान ली जिसमें उस बेचारे का सरासर नुकसान था और उसके दुश्मनों का फायदा ही फायदा था। यूं तो वो गैर शऊरी तौर पर पारस की तरफ माइल थी, लेकिन इस वाकये ने उस ज़हीन लड़की को झंझोड़ दिया कि उसके अंदर ये बात कैसे आई कि उसे रोना और मचलना चाहिए। उसके अंदर ये एतमाद कैसे पैदा हुआ कि पारस उसके आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब है पारस आज से नहीं, बरसों से उसका दीवाना है और माजी में भी वो उस दीवाने से अपनी हर बात रो रो कर मनवाती रही है। दिमाग में कोई बड़ी सी गिरा थी जो खुल नहीं रही थी,
लेकिन जहानत से ये समझ में आ गया था कि उसका और पारस का गहरा और कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। अपनी पिछली जिंदगी को और पूरी जिंदगी को समझ लेना जरूरी नहीं था, एक मोहब्बत को ही समझ लेना काफी था। मोहब्बत के मदरसे में रफ्ता रफ्ता आगही के दरवाजे खुलते जाते हैं। वो फर्श से उठकर सोफे पर आ गई थी। अब शल्पा पर तरमीमी अमल करने के लिए सोच रही थी। इससे पहले पास्कल ने अल्पा पर अमल करके उसे अपनी मामूला बनाया था, फिर उसे अपना ताबेदार बनाकर मॉस्को पहुंचा दिया गया था। मास्क मैन ने कहा था, अल्पा के दिमाग पर पास्कल का कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बुरा वक्त आएगा और कोई दुश्मन पास्कल के दिमाग पर कब्जा जमाएगा तो वो दुश्मन उसके जरिए अल्पा को भी अपने काबू में कर लेगा। लिहाजा फैसला किया गया कि दिमागी ऑपरेशन के जरिए अल्पा को रूस का वफादार बनाया जाए और उसकी आवाज़ और लहजा बदल दिया जाए। इस तरह उसे कोई ट्रैप नहीं कर सकेगा। मास्क मैन हर तरह मुतमिन रहना चाहता था और जोजो की तरह अल्पा को भी सिर्फ अपने मुल्क की वफादार बनाकर रखना चाहता था। इसके लिए अल्पा को मुआयने के लिए डॉक्टरों के पास भेज दिया गया था। जोजो आराम से सोफे पर टेक लगाए बैठी थी। शल्पा पर तरमीमी अमल करने के बाद मास्क मैन को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। वहाँ के आला हुक्काम और फौजी अफसरान की नज़रों में जोजो का आला मर्तबा था। कोई कैसा ही हाकिम हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, वो जोजो को देखते ही एहतरामन उठ खड़ा होता था। शल्पा को काबू करने के बाद उसकी और ज्यादा वाह वाह होने लगी थी। उस कामयाबी की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाने वाला था। उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस जश्न में पारस को शरीक करे, उसे बताए कि उसे कितनी इज्जत और शोहरत हासिल हो रही है। ऐसा सोचते वक्त याद आया कि ये सब कुछ पारस से मोहब्बत के नतीजे में हो रहा है। एक संजीदा सा ख्याल पैदा हुआ, मोहब्बत के नतीजे में पारस को क्या मिला? उस सवाल का जवाब जाहिर था, उसे कुछ नहीं मिला था। उसकी जोजो भी उसे नहीं मिली थी, उल्टा उसे नुकसान हुआ था। वो अल्पा और शल्पा को अपने काबू में रखकर टेलीपैथी का फाते बन सकता था, मास्क मैन की दुश्मनी से महफूज रह सकता था, लेकिन वो मोहब्बत के नतीजे में खतरात को दावत दे चुका था। मास्क मैन जब चाहता उसी अल्पा और उसी शल्पा के जरिए पारस को नुकसान पहुंचा सकता था। तब उसने दिल की गहराइयों से सोचा, मैं अपने दीवाने को लूट रही हूं, वो मोहब्बत देता जा रहा था, मैं अदावत के रास्ते पर उसे ले जा रही हूं। एक दिन वो मास्क मैन के शिकंजे में आ जाएगा, क्या मैं उसे दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दूं? दिल ने कहा, नहीं, वो मेरा कुछ ना कुछ लगता है, मेरे आंसू देखकर खतरात में कूद पड़ता है। क्या मेरा ज़मीर गवारा करता है कि मैं उसके खिलाफ मास्क मैन के हाथ मजबूत करूं? ज़मीर कभी गवारा नहीं करता था। अगर उसे यकीन हो जाता कि पैदाइशी तौर पर वो रूसी है तो अपने मुल्क और अपने कौम के लिए पारस को जहन्नम में झोंक देती। लेकिन दिमागी ऑपरेशन के बाद आर्मर ने कई बार आकर उसको समझाया था कि वो उसका भाई है और पारस उसका शौहर है। आर्मर की ये बातें उसके दिमाग में गूंजती रही थीं। ऐसे में पारस से राबता हो गया था और वो बड़ी हद तक उसके दिलो दिमाग पर छा रहा था। इन हालात में वो मास्क मैन की वफादार भी थी और पारस की महबूबा भी। वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहती थी कि मास्क मैन से वफादारी भी कायम रहे और पारस को नुकसान भी ना पहुंचे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। वो थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद पारस के पास आई, बोली, मैं कुछ देर पहले तुम्हारे पास रो रही थी, घंटों रोते रहने के बाद भी पूछ रही हो, क्या मेरे रोने से तुम्हें कुछ होता है? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम मेरी जान हो? तुम्हारी आंख में आंसू आते ही मेरी जान निकल जाती है। तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मगर मैं बहुत उलझन में हूं। मुझसे बोलो, शायद मैं तुम्हारी उलझन को दूर कर सकूं। मैं चाहती हूं अल्पा और शल्पा से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। वो मास्क मैन की ताबेदार होंगी तो मुझे नुकसान पहुंचाती रहेंगी। तुम मास्क मैन से दोस्ती कर लो। जिनकी दोस्ती मेरे पापा से भी कभी ना हो सकी, उससे मेरी दोस्ती कैसी होगी? हमारे और उनके ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई ज़रूरी नहीं कि बाप से दोस्ती ना हुई हो तो बेटे से भी ना हो सके। तुम मेरी एक बात का जवाब दो, कोई किसी की बेटी, बीवी या बहन को अगवा करके ले जाए तो तुम उसे अपना दोस्त बनाओगी? हरगिज़ नहीं, मैं तो उसके दिमाग में ज़लज़ले पैदा कर दूंगी। मास्क मैन ने पास्कल के जरिए मेरी शरीक हयात जोजो को अगवा कराया, फिर दिमागी ऑपरेशन के जरिए उसका जहन तब्दील कर दिया, उसकी यादाश्त से पिछली ज़िंदगी मिटा दी, उसे अपना वफादार और शौहर का दुश्मन बना दिया। क्या मुझे उसे दोस्ती करनी चाहिए? जोजो के दिमाग में यह सुनकर आंधियां सी चलने लगीं। पारस की कोई बात दिल को लग रही थी। वो कौन सी बात थी? फिर फौरन ही समझ में आ गया कि वो दिमागी ऑपरेशन वाली बात है। अल्पा का भी दिमागी ऑपरेशन करके उसे इस मुल्क का वफादार और पारस का दुश्मन बनाया जा रहा है, जबकि वो तो पारस की दोस्त थी, इस तरह से पारस की बीवी थी। ऑपरेशन के जरिए उसे बीवी से दुश्मन बनाया गया और उस मुल्क से वफादारी दिमाग में भर दी गई। जिस तरह हम अल्पा को अगवा करके लाए हैं, उसी तरह पास्कल मुझे भी अगवा करके ले गया था।
ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है और ये सिलसिला मेरे और अल्पा के बाद शल्पा तक भी जारी रहेगा। मैं शल्पा को मॉस्को पहुंचाऊंगी तो उसका भी दिमागी ऑपरेशन किया जाएगा। वो परेशान होकर सोचने लगी, ये दिमागी ऑपरेशन तो नहीं, शैतानी अमल है। ये लोग हमारा मुल्क और हमारी कौमियत बदल देते हैं, हमारी वफादारियां और मोहब्बतें बदल देते हैं, हत्ता के माँ बाप बदल देते हैं। शर्मनाक बात यह है कि मैं अपने शौहर को भुलाए रखूं और यहाँ किसी दूसरे से शादी करना चाहूं तो ये लोग फिर भी मेरे शौहर के मुतालिक कुछ भी नहीं बताएंगे। किसी दूसरे से मेरी शादी होने का शर्मनाक तमाशा हंस हंस कर देखेंगे। वो घबराकर फिर पारस के पास आई और बोली, मैं बहुत परेशान हूं, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां अपने सर ले लूंगा, बोलो क्या बात है। मैं बड़ी कश्मकश में हूं, मास्कमैन पर मुझे भरोसा नहीं है, दिल नहीं मानता कि मैं एक रूसी लड़की हूं। ये दिल तुम्हारी तरफ खिंचा जाता है, मगर अकल कहती है मुझे सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। तुम्हारी अकल दुरुस्त कहती है मुझे और मास्कमैन को खूब जहानत से परखती रहो, इसके बाद माकूल नतीजा खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर मास्कमैन गलत साबित होगा तो मेरे हाथों से अल्पा और शल्पा उसके पास पहुंच चुकी होंगी। तब मुझे अफसोस होगा कि मैंने गलत आदमी के हाथ मजबूत कर दिए हैं। हाँ, उस वक्त पछतावा होगा। वैसे मेरे एक मशवरे पर अमल करो, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं ज़रूर अमल करूंगी। तुम कुछ अरसे के लिए गैर जानिबदार हो जाओ, ना मेरा साथ दो ना ही मास्कमैन के लिए काम करो। हमसे दूर रहकर अपने तरीक़ाकार पर अमल करो। हाँ, गैर जानिबदार रहने से दिल को इत्मीनान रहेगा कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं अल्पा को उनके हवाले करके तुम्हें तो नुकसान पहुंचा चुकी हूँ। उसकी फिक्र ना करो, मेरी मामा अब भी अल्पा को ट्रैप करके ले आएंगी। नहीं ला सकेंगी। मेरी तरह अल्पा का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसका नाम, उसकी शख्सियत, आवाज़ और लहजा सब कुछ बदला जाएगा। ओह, हमने ये नहीं सोचा था कि अल्पा को वो इस हद तक तब्दील करेंगे। तुम ज़रा देखो, अल्पा के दिमाग में जाओ या किसी तरह मालूम करो कि उसका दिमागी ऑपरेशन कब होगा। मैं अभी आती हूँ। वो चली गई। फिर 15 मिनट बाद आकर बोली, मुझे अल्पा का सुराग नहीं मिल रहा था। मैंने पास्कल से पूछा, उसने लाइल्मी जाहिर की। उसे भी नहीं बताया गया है कि अल्पा के साथ क्या हो रहा है। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गई जो मुझे अटेंड करता रहता है। उसकी सोच ने बताया कि एक आमिल के ज़रिए अल्पा को हिप्नोटाइज किया गया है। उसके दिमाग से उसकी आवाज़ और लहजे को भुला दिया गया है। कल उसका ऑपरेशन किया जाएगा। पारस ने कहा, फिलहाल वो हाथ से निकल गई है, उसके लिए पछताकर अपना वक्त ज़ाया ना करो। ये फैसला करो कि शल्पा के साथ क्या करोगी। मैं उसे मास्कमैन के हवाले नहीं करूंगी। मैंने अभी उस पर तनवीमी अमल नहीं किया है, तुम उसे वापस ले लो। मैंने अपनी जोजो को जो कोई चीज़ दे दी वो मैं वापस नहीं लेता। तुम एक काम करो, शल्पा पर अमल करके उसका दिमाग अपने काबू में करो और मास्कमैन को रिपोर्ट दो कि शल्पा अभी तक हाथ नहीं आई। उसे काबू में करने के लिए तुम लंदन जाओगी। हाँ, ये अच्छी तरकीब है। मुझे लंदन जाने की इजाज़त मिलेगी तो मैं रूस से बाहर निकलकर अपना कोई ठिकाना बना लूँगी और वहाँ रहकर अपने तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के सच और झूठ को पहचानूंगी। तो फिर बिस्मिल्लाह कहकर पहला कदम उठाओ और शल्पा को काबू करो। ये बिस्मिल्लाह क्या होता है? इसका मतलब है तुम अल्लाह का नाम लेकर एक काम शुरू कर रही हो। जब तुम सच और झूठ को पहचानने लगोगी तो तुम्हें याद आएगा कि मुझसे शादी से पहले तुमने इस्लाम कबूल किया था। तुम मुसलमान हो और कोई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहती आई हो। वो पारस के पास से आ गई, फिर शल्पा के दिमाग में गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी। जोजो को अगरचे याद नहीं था कि वो मुसलमान है, ताहम वो पारस की बातों से मुतासिर हो जाती थी। उसने एक तवील अरसे के बाद दिल में बिस्मिल्लाह कहा, फिर टेलीपैथी के जरिए शल्पा को थपक कर सुला दिया। उसके बाद उस पर तनवीमी अमल करने लगी। कोई 1 घंटे बाद उसने मास्कमैन से राबिता किया। मौजूदा मास्कमैन योगा का माहिर था, इसलिए कोड वर्ड्स की अदायगी के बाद दिमाग में आने की इजाज़त देता था। उसने कहा, हेलो रोज़मेरी, खुशखबरी सुनाओ। वो बोली, सर खुशखबरी इतनी आसानी से कानों तक नहीं पहुंचती, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या नाकामी हो रही है? फिलहाल नाकामी हुई है और ये आपके 3 नकारा आदमियों की वजह से हुआ है। मुझे पूरी रिपोर्ट सुनाओ। सर शल्पा बहुत चालाक औरत है, वो अपने किसी आशिक के साथ होटल के कमरे में थी। आपके आदमियों ने समझा उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर काबू में कर लेंगे, लेकिन शल्पा का आशिक बहुत ज़बरदस्त फाइटर साबित हुआ। उसने रिवॉल्वर की परवाह नहीं की और तीनों की अच्छी तरह पिटाई करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो शल्पा को रिवॉल्वर से ज़ख्मी ना कर सके। अगर उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता तो मैं उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लेती। शल्पा कहाँ है? मैं नहीं जानती। उसके दिमाग में पहुंचने का मौका मिलेगा तो उसका सुराग मिलेगा। अब आप बताएं, क्या ऐसे नाकारा लोगों से काम लेकर कामयाबी हो सकती है? रोज़मेरी, मैंने तुमसे कहा था खुद लंदन जाओ और अपने तौर पर काबिल अफराद का इंतखाब करके उनसे काम लो।
बेशक मुझे आपके हुक्म पर पहले ही अमल करना चाहिए था, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शल्पा और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अभी लंदन में होंगे। आप मुझे आज ही रवाना होने की इजाज़त दे दें। 6 घंटे बाद एक फ़्लाइट है, उसमें तुम्हारी सीट हो जाएगी, लेकिन रवानगी से पहले अच्छी तरह तुम्हारी चेकिंग होगी। कैसी चेकिंग? मैं समझी नहीं। सोनिया और उसके टेलीपैथी जानने वाले बहुत घाघ हैं। वो हमारे तुम्हारे दिमागों में घुसे रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। हो सकता है कोई तुम्हारे दिमाग में किसी तरह आकर छुप गया हो, इसलिए हम अपनी तसल्ली करेंगे। एक आमिल तुम्हें हिप्नोटाइज करेगा और तुम्हारे अंदर छुपे हुए चोर ख्यालात पड़ेगा और फिर दुश्मन का सुराग लगाएगा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।